स्वागत है, अभिनंदन है विद्या क्रिएटर के प्रतिष्ठित मंच पे। अब आज से हम लोगों ने शुरू किया, जैसा आपको पता ही है कि आरओ की वारंट आ गई है, उसके फॉर्म अब निकलेंगे, आप लोग फॉर्म भरेंगे। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं आरओ की क्लासेस, ठीक है। इस क्लासेज में हम लोग YouTube पे फ्री ऑफ कास्ट आपको पूरे 100 घंटे की क्लास देंगे, जिसमें सभी सब्जेक्ट के अलग अलग विशेषज्ञ आपको पढ़ाएंगे। मैं विनय सिंह आपको इकोनॉमिक्स और पॉलिटी पढ़ाऊंगा और आज पॉलिटी की पहली कक्षा है। पॉलिटी में जो प्रश्न आते हैं पहले उस पर एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आरओ की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं पॉलिटी से संबंधित, वो दो तरह के प्रश्न होते हैं। एक होता है जिसको हम फैक्ट कह सकते हैं कि कौन सा प्रावधान किस अनुच्छेद में है, इस तरह का, या कौन सी घटना इतिहास की किस समय हुई, कौन सा एक्ट कब लागू किया गया, कौन सा प्रावधान किस समय हमारे यहाँ लागू हुआ, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। कुछ प्रश्न आते हैं ऐसे जिनको आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तभी आप उसको कर पाएंगे। जैसे हमारे यहाँ समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से दिया गया, एक प्रश्न ये हो सकता है। दूसरा प्रश्न ये हो जाएगा कि विधि के समता और विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, इन दोनों के बीच अंतर क्या है। एक होगा कॉन्सेप्ट से संबंधित प्रश्न, एक क्षेत्र इसका है, दूसरा क्षेत्र है कि ये किस आर्टिकल में आता है। ये तो दोनों ही तरह के प्रश्न आते हैं। अब हम लोग इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे, तो इतिहास पढ़ना है इसका पॉलिटी का कि हमारे यहाँ व्यवस्थित ढंग से शासन व्यवस्था कब शुरू की गई, कैसे शुरू की गई। इसको लेके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये जानने की जरूरत है कि ऐसा नहीं है कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ नहीं आए थे तो कानून व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। कानून व्यवस्था थी, अलग अलग तरह के राज्य थे और राज्यों की अलग अलग सीमाएं थी, उसके हिसाब से हमारे यहाँ कानून व्यवस्था थी। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो मॉडर्न लॉ से संबंधित हैं, जिन कानूनों का हम आज पालन करते हैं, एक उस तरह का सिस्टम बनाने की कोशिश की गई। पहले अगर कोई एम्परर है, कोई राजा है, बादशाह है हमारे यहाँ, तो उसकी मनमर्जी ही सबसे बड़ा कानून हुआ करता था। अंग्रेजी शासन जब शुरू हुआ तो सबसे बड़ा कानून वो हुआ जिसके थ्रू यहाँ पे शासन करने वालों को अधिकार मिल रहा था। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के बेसिक मालिक लोग इंग्लैंड में थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल वहाँ की संसद का था, लेकिन वो इंडिया में प्रेजेंट नहीं थे। तो उन लोगों ने कुछ ऐसे कानून बनाए जिसके हिसाब से, जिसके अनुसार ही भारत पर शासन करना था। यानी एक किसी डॉक्यूमेंट के आधार पर, किसी कानून के आधार पर भारत का शासन शुरू हुआ व्यवस्थित ढंग से। वो अंग्रेजों के आने के बाद माना जाता है। इसीलिए हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं वो शुरू करते हैं अंग्रेजों के आने के बाद का। और पूरा हमारा जो संवैधानिक विकास है वो 1773 से प्रारंभ होता है और 1947 का जो हमारा एक्ट था जिससे भारत को स्वतंत्रता मिली वहां तक आता है, ठीक है। इसको हम लोग 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया और अंतिम जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, अंग्रेजी मतलब इंग्लैंड की संसद ने जो पारित किया, यहाँ तक जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का क्षेत्र है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एक करके देखना शुरू करते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं उस समय घटी। और जो चीजें हम लोगों को देखनी है उसमें देखिए, दो भाग में अंग्रेजों का शासन रहा। जब अंग्रेजों को बंगाल की और बिहार उड़ीसा की दीवानी मिली, उस समय से लेकर 1853 के एक्ट तक भारत पे कंपनी का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। उसके बाद 1857 में क्रांति हुई। उस क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी हट गई और डायरेक्ट हम लोग जो है अंग्रेजी पार्लियामेंट के अंडर आ गए। तो जितने भी सुधार 1858 के पहले हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे शासन कर रही है। इंग्लैंड की संसद ये चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया जाए। तो ये इतिहास 1773 से लेके 1853 तक का पूरी तरह से इस पे बेस है कि इंग्लैंड की संसद धीरे धीरे कैसे अपना नियंत्रण बनाती जाएगी। 1858 से 1947 तक का जो इतिहास है वो अंग्रेजी शासन में किस तरह से भारतीयों को धीरे धीरे शामिल किया जाएगा, इससे संबंधित इतिहास है। दो पार्ट में पढ़ना है, ठीक है। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है।
1773 के पहले की जो महत्वपूर्ण घटना है, इसमें सबसे पहली चीज है कि 1600 ईस्वी के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और महारानी विक्टोरिया ने एक चार्टर दिया दिसंबर 1600 ईस्वी में, जिसमें कंपनी को 15 वर्षों के लिए ईस्ट इंडीज में आता था भारत और पूर्व एशिया के साथ अंग्रेजी व्यापार पर एकाधिकार प्रदान कर दिया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात वो होती थी कि पहली बार किसी गैर सरकारी निकाय को कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया। अभी तक कानून बनाने का काम पूरी दुनिया में सरकारें करती थी। ये एक पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी थी जिसको 1600 ईस्वी के चार्टर से 2 अधिकार दिए गए कि इंग्लैंड से जो भी व्यापार इंडिया और दक्षिण पूर्व एशिया से होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू होगा, मोनोपोली होगी उस पर। और दूसरी चीज जो दी गई कि अपने सेटलमेंट के लिए जो भी वो बस्तियां बसाएगी, जो भी लोग वहां पर रहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में, उसके लिए कानून बनाने की शक्ति भी 1600 ईस्वी के चार्टर से दे दी गई। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण घटना देखिए। ये 1600 ईस्वी का चार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। अब अगला जो इंपॉर्टेंट एक्ट है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, 1757 में प्लासी का वार हुआ, इसमें अंग्रेज जीत गए। इसके बाद 1765 में बक्सर की लड़ाई हुई। इस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार मिल गए। दीवानी का अधिकार का मतलब क्या होता है? टैक्स वसूल करने का अधिकार। और आप लोग जानते ही हैं कि टैक्स वसूल करने का अधिकार केवल किसी न किसी सरकार को होता है। और अगर सरकार का काम करने का अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया, इसका मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार शासन सत्ता मिल गई 1765 में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, उसको जब मिल गया अधिकार टैक्स वसूल करने का, तो बहुत तरह का भ्रष्टाचार जो है फैल गया। कंपनी के कर्मचारी बिल्कुल बेपरवाह हो गए। कंपनी के काम पर ध्यान देने की अपेक्षा उन लोगों ने अपने पर्सनल गेन के लिए काम करना शुरू कर दिया। इससे समस्या क्या पैदा हुई? इससे समस्या यह पैदा हुई कि कंपनी का घाटा बढ़ने लगा। एक समय ऐसी स्थिति आ गई कि कंपनी को इंग्लैंड की सरकार से ही लोन की जरूरत पड़ गई कि सरकार से कंपनी ने दरखास्त की कि हमको कुछ लोन दिया जाए ताकि हम अपना रोजमर्रा का काम कर सकें, हमारे पास लोगों को सैलरी देने तक के लिए भी पैसा नहीं है। और ये बड़े ही आश्चर्य की बात थी। इंग्लैंड की संसद में हड़कंप मच गया इस बात को लेके कि इतना बड़ा राज्य क्षेत्र जिसके पास है, उस कंपनी के पास जो है पैसे की कमी हो गई। तो संसद ने डिसाइड किया कि अब समय आ गया है कि अब कंपनी के कामकाज पर नियंत्रण करने की कोशिश की जाए। कंपनी के कर्मचारियों के ऊपर कुछ नियम कानून लगाए जाएं जिससे डिसाइड हो जाए कि काम अगर कोई करना है तो नियम कानून के तहत करना है। और इसी चीज को लेकर जो है पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। इस एक्ट में प्रावधान क्या था? इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में पदोन्नत किया और बंगाल के नियंत्रण में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को समाहित कर दिया। इसने भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी। 1773 तक 3 प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की, एक बंबई, दूसरी मद्रास और तीसरी कलकत्ता। तीनों में अलग अलग गवर्नर होते थे, तीनों के अपने अलग अलग अधिकार थे, तीनों का एक दूसरे में कोई सबऑर्डिनेशन का जो रिश्ता नहीं था। 1773 में बंगाल का जो गवर्नर था, इसके पोस्ट का नाम बदल दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। और इसके साथ ही बंबई और मद्रास को इसके अंतर्गत कर दिया गया कि अब बंबई और मद्रास जो है सबऑर्डिनेशन में रहेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल के। इसके बाद अभी तक जो गवर्नर काम करते थे अपनी इच्छा से करते थे, सबसे बड़े अफसर होते थे, तो इस पे भी लगाम लगाई गई। एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 पीपल वाज फॉर्म टू असिस्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्लेवरिंग, रिचर्ड बोरवेल, कर्नल मॉनसन, फिलिप फ्रांसिस। 4 लोगों की एक गवर्निंग काउंसिल बनाई गई कि गवर्नर जनरल जो हैं वो इन 4 लोगों की इच्छा से ही काम करेंगे, इनसे सहायता के साथ काम करेंगे। अब एक आदमी के हिसाब से फैसला नहीं होगा।
जो पावर होगी डिसीजन वर टेकिंग बाय मेजॉरिटी, जो भी डिसीजन लिया जाएगा गवर्नर जनरल ये 4 लोग 5 लोग मिलकर बहुमत से लेंगे। द गवर्नर जनरल कुड वोट इन केस ऑफ इक्वलिटी, मुख्य फैसला यही 4 लोग करेंगे। जब चारों लोगों में 2-2 वोट की बराबरी हो जाएगी तब गवर्नर जनरल फैसला लेंगे। ठीक है, द गवर्नर जनरल वाज बाउंड टू एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द मेजॉरिटी। अगर किसी मामले पर मेजॉरिटी का डिसीजन आ गया है तो गवर्नर जनरल को वो डिसीजन मानना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड एट फोर्ट विलियम कलकत्ता, फोर्ट विलियम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किस लिए की गई कि अब ये कानून बनाया जा रहा है, ये कानून लागू किया जा रहा है, इसकी व्याख्या कौन करेगा? कोई विवाद पैदा होगा तो कौन फैसला करेगा? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सर एलिजा इम्पे वाज फर्स्ट चीफ जस्टिस, इस सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस एलिजा इम्पे थे। इसका मतलब है कि भारत में जब सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था पहली बार बनी तो उसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। अब एक चीज आपको समझ में आ गई कि गवर्नर जनरल के पास पावर हो गई किस चीज की? बंगाल के ऊपर शासन करने की, और साथ ही साथ बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी भी बंगाल के गवर्नर के अंदर ही हो गई और पद का नाम हो गया गवर्नर जनरल। लेकिन गवर्नर जनरल की पावर एक तरफ बढ़ी, दूसरी तरफ उसके ऊपर 4 लोगों की काउंसिल भी रखी गई। 4 लोगों की काउंसिल मिलकर कोई भी फैसला करेगी, और जब मिलकर फैसला करेगी 4 लोग, बहुमत से फैसला सारा होगा। इसका मतलब कि गवर्नर जनरल की पावर एक तरफ से कम भी कर दी गई। ठीक है, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और एलिजा इम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश बने। इसके बाद 1781 का संशोधन अधिनियम आया। द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नर जनरल्स काउंसिल एंड द सुप्रीम कोर्ट वाज क्लेरिफाइड। मेनी ऑफ द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर कर्टेल्ड इन फेवर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। देखिए, कोई कानून लागू हुआ पहली बार, जब सुप्रीम कोर्ट नहीं था तो सारे फैसले करने का अधिकार गवर्नर जनरल को ही था। अब नई एक संस्था बन गई सुप्रीम कोर्ट, अब जो सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ चीजों पर फैसला करना था। तो जैसे ही ये व्यवस्था लागू हुई तुरंत ही आपस में विवाद शुरू हो गया कि किस एरिया में जो है गवर्नर जनरल की काउंसिल सुप्रीम होगी, किस एरिया में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होगी। इसी विवाद को हल करने के लिए 1781 में एक संशोधन अधिनियम लगाया गया जिसमें दोनों के कार्य क्षेत्र को बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, अगला एक्ट देखते हैं कौन सा है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी व्यवस्था की जा रही थी कि किस तरह से कंपनी के शासन को कंट्रोल में लाया जाए संसद के। और जब व्यवस्था बनाई गई 1773 का तो ये सोचा गया कि ठीक है 4 लोग और मिलकर फैसला करेंगे, हो जाएगा। गवर्नर जनरल की शक्तियों पे प्रतिबंध लग गया, सुप्रीम कोर्ट स्थापित कर दिया गया जिससे कुछ अधिकार कम हो गए। लेकिन हुआ क्या एक्चुअल में? जो अधिकारी थे उन लोगों ने आपस में ही दुर्लभ कर ली। पहली प्रॉब्लम ये क्या आ रही थी, 4 जो काउंसिल के मेंबर थे गवर्नर जनरल के, वो चारों में से 3 बिल्कुल ही धुर विरोधी थे गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के। अब सोचिए कि गवर्नर जनरल को बाध्य किया गया कि वो काउंसिल के फैसले को मानेगा, और 3 लोग ऐसे हैं जो हर चीज में उनका विरोध करेंगे, तो गवर्नर जनरल के पास तो कोई अधिकार बचेंगे ही नहीं। वो 3 चाहेंगे तो जो चाहेंगे वो फैसला करवाएंगे, नाम होगा गवर्नर जनरल का और काम होगा काउंसिल के मेंबर्स का। तो इस स्थिति में विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया, कामकाज सामान्य कामकाज चलना प्रभावित होने लगा। इससे लेके एक बहुत इंटरेस्टिंग कथा भी है कि मीटिंग के अंदर ही वारेन हेस्टिंग ने गोली भी चला दी थी अपने ही काउंसिल के मेंबर पे। तो ऐसी स्थिति में संसद को फिर हस्तक्षेप करना ही करना था, कुछ न कुछ और करने की जरूरत थी। भारत का प्रशासन ठीक से नहीं चल रहा था, ये क्लियर हो गया। तो इसी स्थिति में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। द गवर्निंग काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज रिड्यूस्ड टू द 3 मेंबर्स। पहला काम किया गया कि जो बंगाल में 4 लोग थे गवर्निंग काउंसिल में, उसमें 1 आदमी कम कर दिया गया। ये गवर्नर जनरल को राहत देने के लिए ही किया गया कि 3 आदमी रहेंगे तब जो है गवर्नर जनरल की थोड़ी सी बात सुनने की कंडीशन आ जाएगी। The act appointed board of control with 6 privy councillors in London, headed by the Minister of Affairs of East India Company.
इंग्लैंड में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया 6 प्रीवी काउंसिल्स के साथ। ये लोग जो है कंपनी के कामकाज पे डायरेक्ट कंट्रोल करने के लिए बनाए गए। दिस बोर्ड है डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कंपनी। कंपनी के जो भी काम थे सबके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को करना था। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस द डुअल गवर्नमेंट फॉर कंपनीज अफेयर इन इंग्लैंड। इस एक्ट ने दोहरी व्यवस्था कर दी। क्या थी दोहरी व्यवस्था? कंपनी जो भी राजनीतिक काम करेगी, किसी से युद्ध करना, किसी क्षेत्र पे कब्जा करना, टैक्स वसूलना, इस तरह के जितने भी काम करेगी, इसके लिए वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया है मंत्री के फेवर में 6 प्रीवी काउंसिल के साथ, उनको रिपोर्ट करेगी। और व्यापार से संबंधित जो भी काम होगा वो पहले की तरह कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहेंगे। यानी अलग अलग लोगों को अलग अलग काम के लिए इम्पोर्टेंस दी गई। जैसे इसको समझना हो तो समझिए, कंपनी को कोई भी सामान क्या इंपोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है, इसका कोई फैसला लेना होगा तो वो रिपोर्ट करेगी कंपनी के डायरेक्टर को। कंपनी को किसी जगह से युद्ध करना है, किसी से संधि करना है, किसी नए क्षेत्र में कोई नया टैक्स लगाना है, इससे संबंधित जो फैसला होगा वो जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हिसाब से करेगी। तो 2 तरह की रिपोर्टिंग हो गई। तो कंपनी के मामलों को लेकर इंग्लैंड में दोहरा शासन शुरू हो गया 1784 में। यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर दोहरा शासन कब से शुरू हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से हुआ। आगे देखते हैं। 1786 का एक चार्टर अधिनियम। दिस एक्ट वाज पास टू मीट हिज डिमांड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस एज द गवर्नर जनरल। सारे प्रयासों के बाद भी इंग्लैंड की संसद व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रही थी। अब एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत महसूस हुई जो भारत को अच्छी तरह से जानता हो, जिसके अंदर ईमानदारी का गुण हो और जो काम करने में सक्षम हो। ऐसे व्यक्ति थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। उनको कहा गया कि आप जो है भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल बन के जाइए और भारत में व्यवस्था को ठीक करिए, टैक्सेशन को ठीक करिए, प्रशासन को ठीक करिए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कुछ शर्तें रखी। शर्तें क्या थी देखिए। इन दिस एक्ट गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड विद द पावर्स ऑफ बोथ गवर्नर जनरल एंड द कमांडर इन चीफ। यानी इससे पहले सेना का सेनापति कोई और होता था, गवर्नर जनरल कोई और होता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या कहा कि हमको सेनापति का भी पोस्ट चाहिए और गवर्नर जनरल का भी पोस्ट चाहिए, अगर ये दोनों मिलेगा तभी हम जाएंगे। तो ये बात उनकी मान ली गई कि सेना का संचालन भी आप ही करिए और साथ ही साथ गवर्नर जनरल भी आप ही रहिए। द गवर्नर जनरल कुड आल्सो ओवर रूल द डिसीजंस ऑफ काउंसिल इन स्पेशल केसेस। एक और अधिकार चाहिए था, वो क्या था? अभी तक गवर्नर जनरल को काउंसिल के डिसीजन के हिसाब से ही सारे काम करने थे। कॉर्नवालिस ने कहा कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। हमको अगर गवर्नर जनरल के रूप में भेजना है तो कम से कम ऐसा करना होगा कि हमको कभी कभी जब जरूरत हो तो काउंसिल के जो डिसीजन है उसको कैंसिल करने का भी अधिकार मिलना चाहिए। हमको अपने हिसाब से काम करने की छूट चाहिए। तो ये दोनों ही चीजें मान ली गई और 1786 में ये चार्टर एक्ट निकाल कर फिर कॉर्नवालिस को भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल बना के भेजा गया। 1793 का चार्टर एक्ट, इसमें देखिए क्या है। द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया वाज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 20 ईयर्स। अब आप लोग याद करिए मोनोपोली दी कब गई थी? 1600 ईस्वी के चार्टर द्वारा। 1600 ईस्वी से इंग्लैंड से भारत का जो भी व्यापार था उसमें मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी और 1600 ईस्वी में मोनोपोली जो दी गई थी वो 1793 तक चल रही थी। अब अगले 20 साल के लिए फिर से मोनोपोली जो है दे दी गई कि अब 20 साल तक जो है भारत से कोई भी व्यापार इंग्लैंड का होगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही होगा। ठीक है। The overriding power given to Lord Cornwallis over his council was extended to all future governor generals and governors of presidencies. जैसी काउंसिल यहाँ बनाई गई थी इंग्लैंड बंगाल में गवर्नर जनरल की काउंसिल,
उसी के डिसीजन के हिसाब से काम करना था। ऐसी काउंसिल जो है मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी में ही बनाई गई थी। इन दोनों जगहों पर विशेष परिस्थितियों में काउंसिल के डिसीजन को कैंसिल करने की पावर भी जो है गवर्नर को और गवर्नर जनरल को दे दी गई। आगे आने वाले गवर्नर जनरल के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया, यानी जो सुविधा लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी वही सुविधाएं अन्य को भी दे दी गई। The act divided the functions of company into revenue administration and judicial functions, thus ending the goods court. इस एक्ट ने राजस्व वसूली का काम और न्याय प्रदान करने के काम को अलग अलग कर दिया, और ये काम करने के कारण जो माल अदालतें थी वो समाप्त हो गई। जो व्यापार से संबंधित विवादों का निपटारा करने का प्रशासन को ही अधिकार था, वो अधिकार प्रशासन से छीन लिया गया और उसके लिए अलग अधिकारी तय कर दिए गए। ठीक है, तो माल अदालतें भी 1793 में समाप्त हो गई। अगला एक्ट देखिए कौन सा है, 1813 का चार्टर अधिनियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे इतने प्रश्न पूछे जाते हैं, है छोटा सा, मेन यही सब चीजें हैं और ये हर परीक्षा में पूछा जाता है। एक एक करके देखिए क्या है। पहली चीज, दिस एक्ट इंडेड कंपनीज कमर्शियल मोनोपोली एक्सेप्ट फॉर टी एंड द ट्रेड विथ चाइना। इस एक्ट ने मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की खत्म कर दी जो 1600 ईस्वी से चल रही थी। अब इस चार्टर एक्ट में कहा गया कि इंग्लैंड के सभी व्यापारी, सभी लोग डायरेक्ट जो है इंडिया के साथ जो है व्यापार कर सकते हैं, ईस्ट इंडीज या दक्षिण एशिया के साथ व्यापार कर सकते हैं। केवल 2 एक्सेप्शन होंगे। वो क्या है, चाय का व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही होगा और चाइना के साथ जो व्यापार है उसमें अभी मोनोपोली चलती रहेगी। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। चाय और चीनी को छोड़कर बाकी हर चीज में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली 1813 में समाप्त कर दी गई। This act expressively asserted the crown sovereignty over British India. Regulation made by council were required to laid before parliament annually. क्या मतलब हुआ? अभी तक जो है जो कानून यहाँ पे काउंसिल बनाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो यहाँ बनाती थी, उसके बारे में सामान्य ढंग से जो जानकारी हो वो वहाँ की काउंसिल को दे देती थी इंग्लैंड की। अब क्या कहा गया, अब जो है स्पेशल रूप से उसमें लिखा गया कि जो भी कानून ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएगी वो कानून वहाँ की इंग्लैंड की संसद में रखे जाएंगे। इसका मतलब कि एक्चुअल पावर, सॉवरेंटी जो है वो इंग्लैंड की क्राउन के पास होगी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन नहीं कर रही है, एक्चुअल में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इंग्लैंड के क्राउन का शासन भारत में हो रहा है। ये बिल्कुल इस एक्ट में फिक्स कर दिया गया। दिस एक्ट अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया एंड इंगेज रिलीजियस कन्वर्सन्स। क्या मतलब है इसका, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए यहाँ पर आई थी। उसका काम था किसी भी तरह से व्यापार करना, अपने व्यापार को आगे बढ़ाना। वो जो भी काम करती थी अपने व्यापार को रिलेटेड करती थी, उसी के हिसाब से सारे फैसले लेती थी। अब क्या हुआ, अब इंग्लैंड की संसद का प्रभाव बढ़ा। तो जब संसद का प्रभाव बढ़ा तो वहाँ के चर्च का भी प्रभाव बढ़ा होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी थी कि भारत में धर्म में कोई हस्तक्षेप हमको नहीं करना है। धार्मिक रूप से भारत के लोग इतने सेंसिटिव हैं कि अगर हम धार्मिक कार्यों में इनके हस्तक्षेप करेंगे तो प्रॉब्लम होगी और काम नहीं चलेगा, विद्रोह होंगे, दिक्कत पैदा होगी। इससे बचने का उपाय क्या है, इससे बचने का उपाय ये है कि हम धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करें ही नहीं। लेकिन 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत में काम करने की, अपने धर्म का प्रचार करने की, धर्म परिवर्तन करने की छूट दे दी गई। तो 1813 का वो एक्ट है जिसमें क्रिश्चियन मिशनरी भी भारत में आके काम अपना शुरू कर सकती थी। एन अमाउंट ऑफ 1 लाख वाज गिवन फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। भारतीय लोगों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि फिक्स की गई। ये पहला एक्ट था जिसमें चिंता प्रकट की गई कि भारतीय लोगों को शिक्षित भी करना पड़ेगा। जिस देश से जो है करोड़ों रुपया लेके जा रहे थे हर साल, उस देश को 1 लाख रुपए की राशि दी गई कि ये शिक्षा पे खर्च की जाए। चलिए कुछ तो दिया कम से कम। इट गेव द लोकल गवर्नमेंट्स द राइट टू टैक्स द पीपुल।
इस कानून द्वारा पहली बार लोकल गवर्नमेंट्स मतलब म्यूनिसिपैलिटीज को पहली बार अधिकार दिया गया कि वो भी जो है छोटे छोटे टैक्स जो है जनता के ऊपर लगा के अपना काम करने के लिए अपने संसाधन जुटा सकती है। ठीक है, तो 1813 के एक्ट की खासियत क्या है कि मोनोपोली पहली बार समाप्त हुई, केवल चाय और चीन पर मोनोपोली बची रह गई। 1 लाख रुपया खर्च के लिए दिया गया। सारे कानून संसद में रखे जाने जरूरी कर दिए गए। ईसाई मिशनरियों को छूट दे दी गई और 1 लाख रुपया शिक्षा के लिए खर्च करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, अगला एक्ट 1833 का चार्टर अधिनियम। इट इंडेड ऑल कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ कंपनी। इस एक्ट ने क्या किया, अब कंपनी से कहा गया कि आप लोग जो है अब जो है व्यापार मत करिए, आपका व्यापारिक कार्य समाप्त। कंपनी बिकम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब कंपनी का काम था कि वो एक प्रशासनिक संस्था बन गई, अब वो केवल राज करेगी, व्यापार नहीं करेगी। अभी तक मोनोपोली चल रही थी 1813 तक, मोनोपोली खत्म हुई 1813 में। इसके पीछे भी एक हल्का रीजन है। 1800 ईस्वी के आसपास ही नेपोलियन प्रभावशाली हो रहा था यूरोप में, और उसने यूरोप के अन्य क्षेत्रों में इंग्लैंड के व्यापारियों का प्रवेश वर्जित कर दिया। दिक्कतें पैदा हो गई। तो इंग्लैंड के व्यापारियों ने ये कहा कि हमारा यूरोप का कारोबार नेपोलियन ने बंद कर दिया, और आप जो है मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी को दे के जो व्यापार फायदेमंद है एशिया का, इंडिया का, वो भी नहीं करने दे रहे हैं। इस प्रेशर में 1813 में मोनोपोली खत्म की गई। उसके बाद भी काम नहीं बना, क्योंकि जिसके पास प्रशासन की शक्ति होगी वो किसी दूसरे को पनपने कैसे देगा अगर वो भी व्यापार कर रहा है। अगर व्यापारी ही राजा होगा तो फिर समाज के लिए काम कैसे करेगा, किसी और को काम कैसे करने देगा। इसलिए ये मांग हुई कि इनका व्यापारिक कार्य खत्म कर दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट करिए, इनको सत्ता से ही हटा दीजिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ का शासन छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने जो है व्यापारिक कार्य अपना छोड़ने पे समझौता हुआ। इस चार्टर एक्ट में उसके व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया गया कि अब वो व्यापार नहीं करेंगे। ठीक है, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विद एन एडवाइजरी काउंसिल ऑफ 6 मेंबर रेदर देन प्रीवियस 3। अभी तक जो गवर्नर जनरल था उसकी पोस्ट का नाम था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1833 में पहली बार बोला गया कि अब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। और जो काउंसिल थी 3 मेंबर्स की, 1786 में 3 मेंबर किए गए थे, उसकी संख्या बढ़ाकर 6 कर दी गई कि अब 6 लोग की काउंसिल होगी, यही पूरे भारत पे जो है शासन करेगी, और गवर्नर जनरल जो है भारत के गवर्नर जनरल कहे जाएंगे। अंडर दीज प्रोविजंस लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1833। 1833 के कानून के हिसाब से विलियम बेंटिक जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग। और भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में। मद्रास एंड बॉम्बे सरेंडर देयर लेजिस्लेटिव फंक्शंस टू बंगाल। अभी तक बंगाल के अलावा मद्रास और बम्बई भी अपने कानून खुद बनाया करते थे जो उनके क्षेत्र में आते थे। इस कानून में कहा गया कि अब सारे कानून जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल ही बनाएंगे। अब कानून बनाने का काम मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी में नहीं होगा, उन लोगों के अधिकार छीन लिए गए, यानी पीर की तरह केंद्रीकृत शासन की व्यवस्था की गई। फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नर जनरल गवर्नमेंट वाज नोन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो आज तक चल रहा है। भारत सरकार कहा जाता है ना, तो जो भारत सरकार शब्द है वो पहली बार 1833 में प्रयोग किया गया और उसकी काउंसिल को इंडिया काउंसिल का नाम दिया गया। तो भारत सरकार की स्थापना पहली बार 1833 के कानून में हुई और उसकी काउंसिल को इंडिया काउंसिल पहली बार कहा गया 1833 में। गवर्नर जनरल इस काउंसिल वर गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर होल ब्रिटिश इंडिया। पूरे भारतीय क्षेत्र के लिए कानून बनाने का एकमात्र अधिकार गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दे दिया गया। फॉर कंसोलिडेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ लॉज फर्स्ट लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1833। अब जब कानून बनाने का, पूरे देश के लिए कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दे दिया गया, तब इसके साथ ही साथ ये प्रश्न खड़ा होगा
कि इतना बड़ा देश है, इतने सारे कानून हैं, इनका अध्ययन किया जाए, उसको एक बेहतर रूप प्रदान किया जाए। इसके लिए पहली बार जो है लॉ कमीशन की गठन भी जो है 1834 में किया गया इसी कानून के तहत। अब अगला है 1853 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। By this act, separation of executive and legislative functions were carried a step further by provision of additional members of council for purpose of legislation। अभी तक क्या होता था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है कानून भी बनाती थी, साथ ही साथ क्या करती थी, साथ ही साथ वो जो है प्रशासन का भी काम करती थी। मतलब उसको समझिए कि आज का जो मंत्रिमंडल है वो मंत्रिमंडल ही जो है हमारी संसद भी था और मंत्रिमंडल भी था, दोनों में कोई भेद नहीं था। आज क्या होता है, जब कानून बनाना होता है तो मंत्रिमंडल के सदस्य भी होते हैं और एडिशनल जितने हमारे एमपी हैं वो सब होते हैं, तब मिलके कानून बनता है, यानी एडिशनल मेंबर जोड़े जाते हैं उसमें कानून बनाने के काम में। ये काम पहली बार 1853 में किया गया कि 6 मेंबर तो हैं पहले से एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, लेकिन जब कानून बनाने का काम शुरू करेंगे तो उसमें और भी अतिरिक्त सदस्य आएंगे। द लॉ मेंबर वाज मेड फुल मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो लॉ मेंबर था उसको परमानेंट सदस्य बना दिया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। द कंसेंट ऑफ गवर्नर जनरल वाज मेड नेसेसरी फॉर आज लेजिस्लेटिव प्रपोजल। हर कानून के लिए जरूरी था कि गवर्नर जनरल की सहमति मिल जाए। The Chief Justice of Supreme Court was to be ex officio member of the council। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगी उसमें चीफ जस्टिस को भी शामिल किया गया। The council in the legislative capacity was a consist of 12 members। 6 मेंबर थे किसमें, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब हो गए 12 मेंबर, यानी 6 पहले से चल रहे थे, इसमें 6 मेंबर और जोड़ दिए गए। एक इसमें हो गया लॉ मेंबर, दूसरे हो गए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, 8 हो गए। 4 अतिरिक्त सदस्य जो है इसमें जोड़ने की व्यवस्था की गई कि जब कानून बनेगा तो कानून ये 12 लोग मिलकर बनाएंगे। ठीक है। इंडियन सिविल सर्विसेज वाज ओपन फॉर ऑल। अभी तक क्या होता था कि कौन सिविल सेवाओं में जाएगा इसका डिसीजन लेती थी कौन, बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी, अपने हिसाब से लिया जाता था, उसमें केवल अंग्रेज लोग शामिल होते थे। 1853 में पहली बार सभी के लिए खोल दिया गया, यानी अब इंडियन लोग भी जो है आईसीएस में शामिल हो सकते थे, इस नौकरी को ज्वाइन कर सकते थे। अपॉइंटमेंट वेयर नाउ वी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम पहली बार कंपटीशन का एग्जाम जो है 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत शुरू हुआ। ठीक है। सेकेंड लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड। दूसरा लॉ कमीशन अपॉइंट हुआ 1853 में। गवर्नर जनरल इन काउंसिल कैन क्रिएट, अल्टर, रीएडजस्ट द बाउंड्रीज ऑफ प्रोविंसेस। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को अधिकार दिया गया कि राज्यों की सीमाएं, राज्यों का क्षेत्र, सब कुछ जो है अपने हिसाब से वो जो एडजस्ट कर सकेगा, जैसे चाहेगा वैसे इसको काम में लगा सकेगा। ठीक है। अभी हमने शुरू में आपको बताया कि पूरी कहानी शुरू हुई 1773 से और 1853 तक। ये जो पूरा टाइम था, ये पूरा टाइम था ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना था। और कंट्रोल कौन कर रहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल अपना बढ़ा रही थी। इसी का इतिहास है 1873 से 1853 तक का। 1858 जो हम लोग कल पढ़ेंगे, 1858 से लेके 1947 तक का जो काल है, 1858 के एक्ट में आप देखेंगे जो हम लोग कल पढ़ेंगे, तो 1858 के एक्ट में पूरी तरह से ब्रिटिश लोग ही भारत पे शासन करेंगे। और इसके बाद धीरे 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 करके इंडिया, यहाँ पर जो है 0% इंडियन पार्टिसिपेशन होगा। इसके बाद धीरे धीरे करके इंडियन बढ़ेंगे और 1947 में 100% इंडियन लोगों के हाथ में सत्ता आ जाएगी। ठीक है। तो कल इसी समय आप लोग ज्वाइन करिएगा और 1858 से 1947 तक के जो एक्ट हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और उसके बाद संविधान में प्रवेश कर जाएंगे। धन्यवाद। कल फिर इसी समय मिलते हैं।